नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध व्यंग परक उपन्यास राग दरबारी। कल हमने देखा कि गांव में चोर घुस आते हैं और पूरे गांव में हल्ला होता है। रंगनाथ और रुपन बाबू के मध्य में वार्तालाप चल रहा है। बद्री पहलवान अन्य लोगों के साथ चोर को पकड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। छत पर रुपन बाबू और रंगनाथ पकड़ते हैं। रंगनाथ ने कहा छत पर रुपन बाबू और रंगनाथ लेटे हैं। रंगनाथ ने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ बात है। रुपन बाबू उपेक्षा के साथ बोले, गड़बड़ क्या है? दाव लग जाने की बात है। छोटू देखने में भोंदू लगता है पर बड़ा घाघ है। दोनों फिर चारों ओर की भगदड़ और शोर की ओर कान लगाए रहे। रंगनाथ ने कहा, शायद चोर निकल गए। वह तो यहाँ हमेशा ही होता है। रंगनाथ ने रुपन बाबू के ग्राम प्रेम की चापलूसी करनी चाहिए। बोले, शिवपालगंज में चोर आकर निकल जाए यह तो संभव नहीं। बद्री दादा बाहर निकले हैं तो एक दो पकड़ ही जाएंगे। किसी पुरानी पीढ़ी के नेता की तरह अतीत की ओर हसरत के साथ देखते हुए रुपन बाबू ने ठंडी सांस भरी। कहने लगे, नहीं रंगनाथ दादा, अब वो पहले वाले दिन गए। वह ठाकुर दूरबीन सिंह का जमाना था। बड़े बड़े चोर शिवपालगंज के नाम से थर्राते थे। रुपन बाबू की आंखें वीर पूजा की भावना से चमक उठी, पर बात यहीं रुक गई। शोर का आखिरी दौर चल रहा था। लोग आसमान फाड़ने के उद्देश्य से बजरंग बली की जय बोलने लगे थे। रंगनाथ ने कहा, लगता है कोई चोर पकड़ा गया। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं गंजा लोगों को खूब जानता हूँ। चोरों को गांव से बाहर खदेड़ दिया होगा। चोरों ने खुद इन्हें गांव के बाहर नहीं खदेड़ा। यही क्या कम है। इसी खुशी में जय जयकार लगाई जा रही है। जा नीचे जाओ बेटा, नीचे खेलो। चांदनी में लोग दो दो चार चार के गुट बनाकर किचमिच किचमिच करते हुए सड़क और दूसरे रास्तों से आ जा रहे थे। रुपन बाबू ने मुंडेर के पास खड़े होकर देखा। एक गुट ने नीचे से कहा, जागते रहना रुपन बाबू, रात भर होशियारी से रहना। रुपन बाबू घृणा के साथ वहीं से बोले, जाओ, बहुत नक्शेबाजी न झाड़ो। रंगनाथ की समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी सलाहकार रुपन बाबू इस तरह तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यही सलाह गांव के कोने कोने में गूंजने लगी, जागते रहो, जागते रहो। शोर अब रह रहकर हो रहा था। चारों ओर सीटियां भी सुनाई देने लगी थी। रंगनाथ ने कहा, ये सीटियां कैसी हैं? रुपन बाबू बोले, क्या पुलिस शहर में गश्त नहीं लगाती? ओह, तो पुलिस भी अब मौके पर आ गई। जी हाँ, पुलिस ने ही तो गांव वालों की मदद से डाकुओं का मुकाबला किया है। पुलिस वाले ही ने तो उन्हें यहाँ से मार भगाया है। रंगनाथ आश्चर्य से रुपन बाबू की ओर देखने लगे। डाकू? हाँ हाँ, डाकू नहीं तो क्या। चांदनी रात में कभी चोर भी आते हैं। ये डाकू तो थे ही। रुपन बाबू जोर से ठठहा कर हंसे। बोले, दादा, ये गंजा लोगों की बातें हैं, मुश्किल से समझोगे। मैं तो जो अखबार में छपने वाला है उसका हाल आपको बता रहा हूँ। यानी कि कोई भी आए, थोड़ा सा हल्ला हो जाए, हो सकता है पुलिस ने हल्ला मचवाया हो और बस डाकू आ गए गाँव में, ऐसा हल्ला कल के अखबार में छपेगा। एक सीटी मकान के बिल्कुल नीचे सड़क पर बजी। रुपन बाबू बोले, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं। दरोगा जी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं, बस सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यही मास्टर मोतीराम शहर के अखबार के संवाददाता हैं। उन्होंने चोरों को डाकू भी ना बताया तो मास्टर मोतीराम होने से फायदा ही क्या? रंगनाथ हंसने लगा। सीटियां और जागते रहो की आवाज दूर दूर तक बिखरने लगी। इधर उधर के मकानों पर लोगों ने दरवाजे खुलवाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया। दरवाजे खोल दो, मुन्ना से लेकर मर गए ससुरे। अरे हम पुकार रहे हैं तुम्हारे बाप तक की शैलियां दरवाजा खुलवाने के लिए प्रयोग में आने लगी। वैद्य जी के मकान पर भी किसी ने सदर दरवाजे की सांकल खटखटाई। बाहर लेटने वाला एक अलवाहा जोर से खांसा। सांकल दोबारा खटकी। रंगनाथ ने कहा, बद्री दादा होंगे, चलो ताला खोल दें। वे लोग नीचे आ गए। ताला खोलते खोलते रुपन ने पूछा, कौन? बद्री ने दहाड़ कर कहा, खोलते हो कि नहीं? कौन कौन लगाए हो? रुपन ने ताला खोलना बंद कर दिया। बोले, क्या नाम है? उधर से गला फाड़ आवाज आई, रुपन कहे देता हूँ, चुपचाप दरवाजा खोलो। कौन? बद्री दादा। हाँ हाँ, बद्री दादा ही बोल रहा हूँ, खोलो जल्दी। रुपन ने ढीले ढाले हाथों से ताला खोलते हुए, बद्री दादा, अपने बाप का नाम भी बता दो। रुपन ने ढीले डाले हाथों से ताला खोलते हुए कहा, बद्री दादा, अपने बाप का नाम भी बता दो। बद्री दादा ने कोसते हुए वैद्य जी का नाम बताया। रुपन ने फिर पूछा, दादा, जरा अपने बाबा का भी नाम बताओ। उसी तरह कोसते हुए बाबा का नाम बद्री दादा ने बताया। फिर पूछा, पर बाबा का नाम? बद्री ने दरवाजे पर मुक्का मारा। कहा, अच्छा न खोलो, जाते हैं। रुपन बाबू ने कहा, दादा, जमाना जोखिम का है, बाहर चोर लोग घूम रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। पर बाबा का नाम भूल गए हो तो ना बताओ, पर गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं, गुस्से का काम ही बुरा है।
बद्री पहलवान की असलियत की परीक्षा ले चुकने और क्रोध की निस्सारता पर अपनी राय देने के बाद रुपन बाबू ने दरवाजा खोला। बद्री पहलवान बिच्छू के डंक बद्री पहलवान बिच्छू के डंक की तरह तिलमिलाते अंदर आए। रुपन बाबू ने पूछा, क्या हुआ दादा, सभी चोर भाग गए? बद्री पहलवान ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप जीना चढ़कर ऊपर आ गए। जीना अर्थात सीढ़ियां। रुपन बाबू नीचे ही अंदर चले गए। ऊपर के कमरे में रंगनाथ और बद्री पहलवान जैसे ही अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे, तभी नीचे गली में से किसी ने पुकारा, वस्ताद नीचे आओ, मामला बड़ा गिचपिच हो गया है। बद्री ने कमरे के दरवाजे से ही पुकार कर कहा, क्या हुआ छोटे, सोने दोगे कि रात भर यही जोते रहोगे? छोटे ने वहीं से जवाब दिया, वस्ताद सोने वोने की बात छोड़ो, अब तो रपट की बात हो रही है। इधर तो साले गली गली में चोर चोर करते रहे, उधर इसी चिल्पों में किसी ने हाथ मार दिया। गयादीन के यहाँ चोरी हो गई है, उतर जाओ। दृश्य नंबर 11। छत पर कमरे के सामने टीन पड़ी थी। टीन के नीचे रंगनाथ था। रंगनाथ के नीचे चारपाई थी। दिन के 10 बजे थे। अब आप मौसम का हाल सुनिएगा। कल रात को बादल दिखाई दिए थे, वे अब तक छिट चुके थे। हवा तेज और ठंडी थी। पिछले दिनों गरज के साथ छींटे पड़े थे और इसी घपले के खत्म हो जाने पर पूस का जाड़ा बाकायदा शुरू हो गया था। बाजार में बिकने वाली 90% मिठाइयों की तरह धूप खाने में नहीं पर देखने में अच्छी लग रही थी। वह सब तरफ थी, पर लगता था सिर्फ नीम के पेड़ पर ही फैली है। रंगनाथ नीम पर पड़ी हुई धूप को देख रहा था। नीम के पेड़ शहर में भी थे और धूप उन पर भी पड़ने और रंगनाथ को उन्हें देखने का वहां कोई मुमानियत नहीं थी। पर उसने यह धूप गांव में ही आकर देखी। ऐसा उसी के नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ करता। वास्तव में यहाँ आ जाने पर रंगनाथ का रवैया उन टूरिस्टों का सा हो गया जो सड़कें, हवा, इमारतें, पानी, धूप, देश प्रेम, पेड़ पौधे, कमीनापन, शराब, कर्मनिष्ठा, लड़कियां और विश्वविद्यालय आदि वस्तुएं अपने देश में नहीं पहचान पाते और उन्हें विदेशों में जाने पर ही देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि रंगनाथ की आंख धूप की ओर देख रही थी, पर दिमाग हमारी प्राचीन संस्कृति में खोया हुआ था, जिसमें पहले से ही सैकड़ों चीजें खोई हुई हैं, शोधकर्ताओं के खोजने से ही मिलती हैं। रंगनाथ ने शोध के लिए एक ऐसा ही विषय चुना था। हिंदुस्तानियों ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में अंग्रेजों की मदद से एक विषय की ईजाद की है, जिसका नाम है इंडोलॉजी। रंगनाथ के शोध का संबंध इसी से था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रंगनाथ कौन से विषय पर कार्य कर रहे थे, तो वो क्या है? इंडोलॉजी। इंडोलॉजी के शोधकर्ताओं को पहले इस विषय के शोधकर्ताओं का शोध करना पड़ता और रंगनाथ वही कर रहा था। 2 दिन पहले शहर जाकर यूनिवर्सिटी पुस्तकालय से वह बहुत सी किताबें उठा लाया और इस समय नीम पर फैली धूप की मार्फत उनका अध्ययन कर रहा था। उसके दाएं मार्शल और बाईं ओर कन्निंघम विराजमान थे। विंटरनीथ बिल्कुल नाक के नीचे थे। कीथ पीछे की ओर पाजामे से सटे थे। स्मिथ पैताने की ओर ढकेल दिए गए थे। वही उल्टी पलटी हालत में राइस डेविस की झलक दिखाई दे रही थी। पर्सी ब्राउन को तकिए ने ढक लिया था। ऐसी भीड़ भाड़ में काशी प्रसाद जायसवाल बिस्तर की एक सिकुड़न के बीच औंधे पड़े थे। भंडारकर चादर के नीचे कुछ सहमे हुए झांक रहे थे। इंडोलॉजी का रिसर्च का समा बंद गया था, यानी ये उनके जो बिस्तर है उस पर ये किताबें फैली पड़ी थी इन राइटर्स की। इसलिए रंगनाथ को जब अचानक हाउ हाउ की आवाज सुनाई दी तो स्वाभाविक था वह समझता कोई ऋषि सामवेद का गायन कर रहा था। थोड़ी देर में हाउ हाउ और नजदीक आ गया। उसने समझा कि कोई हरिशेन समुद्रगुप्त की दिग्विजय फेफड़ा फाड़कर सुना रहा है। इतने में ही वह हाउ हाउ बिल्कुल नीचे की गली में सुनाई दी और उसमें मार डालूंगा साले को जैसे 2-4 ओजस्वी वाक्यों की मिलावट ही जान पड़ी। तब रंगनाथ समझा कि मामला खालिस गंजहा है। वह मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया। गली में झांकने पर उसे एक नौजवान लड़की दिखाई दी। उसका सिर खुला हुआ था, साड़ी इधर उधर हुई थी, बाल रूखे और उलूल जुलूल थे। उसके होठ बराबर चल रहे थे। पर इन्हीं बातों से यह न सोच बैठना चाहिए कि लड़की शहर की थी या ताजे फैशन की थी। वह ठेठ देहात की थी, निहायत गंदी थी और उसके होठ च्युइंगम खाने की वजह से नहीं बल्कि अपने साथ की बकरियों को हले हले कहने की वजह से हिल रहे थे। 4-6 छोटी बड़ी बकरियां दीवार की दरार में उगते हुए एक पीपल के पौधे को चर रही थी या चर कर किसी दूसरी दरार की ओर उगने वाले किसी दूसरे पीपल की तलाश कर रही थी। रंगनाथ चारागाही वातावरण का दृश्य देखता रहा। उसमें हाउ हाउ के उद्गम की खोज करता रहा। वहां हाउ हाउ नहीं था। निगाह हटाते हटाते उसने लड़की के चेहरे को भी देख लिया, जो लड़की का जिक्र आते ही ताली बजाकर नाचने लगते हैं और फर्श से चढ़कर छत से टकरा जाते हैं। उनके लिए जैसे कोई भी लड़की वैसे ही जैसे ये लड़की भी खूबसूरत थी। पर सच बात तो है कि बकरियां उससे ज्यादा खूबसूरत थी। हाउ हाउ के उद्गम का पता नहीं, पर यह आवाज कान में बराबर गूंजती रही। रंगनाथ ने पर्सी ब्राउन, कन्निंघम आदि को छत पर वैसे ही पड़ा रहने दिया और नीचे उतरकर दरवाजे पर आ गया। इस समय वैद्य जी दवा खाने का काम कर रहे थे। 4-6 मरीजों और सनीचर को छोड़कर वहां कोई नहीं था। हाउ हाउ की आवाज अब बिल्कुल नुक्कड़ पर आ गई थी।
रंगनाथ ने सनीचर से पूछा, यह सुन रहे हो? सनीचर चबूतरे पर बैठा हुआ कुल्हाड़ी में बैंठ जड़ रहा था। उसने अपनी जगह में घूमकर हवा की ओर कान उठाया, कुछ क्षणों तक हाउ हाउ सुनता रहा। अचानक उसके माथे की चिंता की झुर्रियां खत्म हो गई। उसने इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, कुछ हाउ हाउ जैसा सुनाई दे रहा। लगता है छोटे पहलवान से कुसर की फिर लड़ाई हुई है। यह बात उसने इस अंदाज में कही जैसे किसी भैंस ने दीवार में सींग रगड़ दियों। वह घूमकर फिर अपने प्रारंभिक आसन से बैठ गया और बसूले से कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी के बेंत को पतला करने लगा। अचानक हाउ हाउ सामने आ गया। वह लगभग 60 साल का एक बुढ़ा आदमी था, देह से मजबूत, नंगे बदन, पहलवानी ढंग से घुटनों तक धोती बांधे हुए। उसके सिर पर 3 चोटें थीं, तीनों से अलग-अलग दिशाओं में खून बहकर दिखा रहा था कि एक तरह से खून भी आपस में मिलना पसंद नहीं करता। वह जोर-जोर से हाउ-हाउ करता हुआ दोनों हाथ उठाकर हमदर्दी की भीख मांग रहा था। रंगनाथ खून का दृश्य देखकर घबरा गया। सनीचर से उसने पूछा, ये कौन है? इन्हें किसने मारा? सनीचर ने कुल्हाड़ी का बेंत और बसूला धीरे से जमीन पर रख दिया। घायल बुजुर्ग को उसने हाथ पकड़कर चबूतरे पर बैठाया। बुजुर्ग ने असहयोग के जोश में उसका हाथ झटक दिया, पर बैठने से इनकार नहीं किया। सनीचर ने आंखें सिकुड़कर उनके घावों का मुआयना किया, फिर वैद्य जी की ओर होठ बिदकाकर इशारे से बताया कि घाव गहरे नहीं हैं। उधर बुजुर्ग का आऊ आऊ अब द्रुत लय छोड़कर विलंबित की तरफ आने लगा और बाद में बड़े ही ठस किस्म की ताल में अटक गया। ऐसी बात गायकी की पद्धति की से हिसाब से उल्टी पड़ती थी, पर मतलब साफ था कि वे उखड़ नहीं रहे बल्कि जमकर बैठ रहे। सनीचर ने संतोष की सांस ली, जिसे दूर दूर तक लोगों ने सुना भी नहीं, देख भी लिया। रंगनाथ हक्का बक्का खड़ा था। सनीचर ने एक अलमारी से रुई निकालते हुए कहा, तुम पूछते हो इन्हें किसने मारा? यह भी कोई पूछने की बात है? एक लोटे में पानी और रुई लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचा और वहीं से बोला, इन्हें और कौन मारेगा? ये छोटे पहलवान के बाप हैं, उसे छोड़कर किस साले में दम है कि इनको हाथ लगा दें? शायद छोटे पहलवान की इस प्रशंसा से कुशर के, जिनका पूरा नाम कुशर प्रसाद था, मन में कुछ शांति पहुंची। वहीं से वे वैद्य जी से बोले, महाराज, इस बार तो छोटुआ ने मार ही डाला। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बंटवारा कर दो, नहीं तो आगे कभी मेरे ही हाथों उसका खून हो जाएगा। वैद्य जी तखत से उतरकर चबूतरे तक आए। घाव को देखकर अनुभवी आदमियों की तरह बोले, चोटें बहुत गहरी नहीं मालूम पड़ती। चोटें बहुत गहरी नहीं मालूम पड़ती। यहाँ की अपेक्षा अस्पताल जाना ही उचित होगा। वहीं जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो। उसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करके बोले, छोटे का आज से यहाँ आना बंद। ऐसे नारकीय लोगों के लिए यहाँ स्थान नहीं। रंगनाथ का खून उफनाने लगा। बोला, ताज्जुब है, इस तरह के लोगों को बद्री दादा अपने पास बैठलाते हैं। बद्रीवाल पहलवान धीरे से घर से बाहर आ गए। लापरवाही से बोले, पढ़े लिखे आदमी को समझ बूझकर बोलना चाहिए। क्या पता किसका कसूर है? ये कुसर भी किसी से कम नहीं है। इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे तो ये उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे। कहते थे घाट तक घसीट कर डालाएंगे। कुसर प्रसाद ने एक बार फिर बड़े कष्ट से हाउ हाउ कहा, जिसका अर्थ था कि बद्री ऐसी बात कहकर अत्याचार कर रहे हैं। फिर वे अचानक उठकर खड़े होकर दहाड़ कर बोले, वैद्य महाराज, अपने लड़के को रोको। ये सब इसी तरीके की बातें कहकर एक आध लाशें गिरवाने पर तुले। इन्हें चुप करो, नहीं तो खून हुए बिना नहीं रहेगा। अस्पताल तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं थाने जा रहा हूँ। छोटुआ को इस बार अदालत का मुंह न दिखाया तो गंगा दयाल की नहीं, दोगले की औलाद कहना। मैं तो यहाँ सिर्फ घाव दिखाने आया था। देख लो वैद्य महाराज, ये खून बह रहा है, अच्छी तरह देख लो। तुम्ही को गवाही में चलना पड़ेगा। वैद्य जी ने घाव देखने की इच्छा नहीं दिखाई। वे अपने मरीजों की ओर देखने लगे, साथ ही प्रवचन देने के लगे कि पारस्परिक कलह शोक का मूल है। यह कहते हुए, उदाहरण देने के लिए वे झपट कर इतिहास के कमरे में घुसे और यही कहते हुए पुराण के रोशनदान से बाहर कूद आए। पारस्परिक मतलब इतिहास के कमरे में घुसे, यानी जो हमारे हैं ना, जिन्हें बहुत से ऐसे राजा हैं मुगल काल में भी और एक आध अपने हिंदुओं में भी, जिन्होंने बाप को मारकर कुर्सी हथियाई थी। तो क्या हुआ कि इतिहास के कमरे से घुसे, यानी उदाहरण दिए इतिहास से, पुराण के रोशनदान से बाहर कूद आए। पारस्परिक कलह को शोक का मूल साबित करके उन्होंने कुसर को सलाह दी कि थाना कचहरी के चक्कर में न पड़ना चाहिए। इसके बाद वे दूसरे प्रवचन पर आ गए, जिसका विषय था थाना कचहरी भी शोक का मूल है। कुसर ने दहाड़ कर कहा, महाराज, यह ज्ञान अपने पास रखो। यहाँ खून की नदी बह गई और तुम हम पर गांधीगिरी ठांस रहे हो। यदि बद्री पहलवान तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठे तो देखूंगा इहलोक बाँचकर कैसे अपने मन को समझाते हो। वैद्य जी की मूछें थरथराई, जिससे लगा कि वे अपमानित हुए, पर उनके मुंह पर मुस्कान छिटक आई, जिससे लगा वे अपमानित होना नहीं जानते। उपस्थित लोगों के चेहरे खिंच गए और साफ जाहिर हो गया कि कुसर को अब यहाँ हमदर्दी की भीख नहीं मिलेगी। बद्री पहलवान ने धिक्कार कर कहा, जाओ जाओ, लगता है छोटुआ से लड़कर लड़ास पूरी नहीं हुई है। जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो, यहाँ बहुत ना टिलटिलाओ। छोटे पहलवान, जैसा कि अब तक जाहिर हो चुका होगा, खानदानी आदमी थे। उन्हें अपने परदादा तक का नाम याद था और हर खानदानी आदमी की तरह वे उसके किस्से बयान किया करते थे। कभी कभी अखाड़े पर भी अपने साथियों से कहते। जो इसको अभी तक भी परीक्षार्थी सुन रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं, वैसे तो हिंदी साहित्य का बेहतरीन इतिहास है।
बेहतरीन उपन्यास है, सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा पहला चैनल है हिंदी नेटशाला। उसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी किताब है, प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं भी उपलब्ध हैं। तो सर्वप्रथम कृपया करके हिंदी नेटशाला और इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हमारे परदादा का नाम भोलानाथ था। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, नथुने हमेशा फड़काई करते थे। रोज सुबह उठकर वे पहले अपने बाप से टुर्र करते थे, तब मुंह में पानी डालते थे। टुर्र ना होती तो उनका पेट गड़गड़ाया करता था, यानी इनकी खानदानी बीमारी अपने अपने पिताओं से लड़ने की। छोटे पहलवान की बातों से अतीत का मोह टपकता था। उनके किस्से सुनते ही 19वीं सदी के किसी गांव की तस्वीर सामने आ जाती थी, जिसमें गाय बैलों से भरे पूरे दरवाजे पर गोबर और मूत की ठोस खुशबू के बीच नीम की छांव तले जिस्म पर टपकी हुई लसलसी निमकोड़ियां झाड़ते हुए दो महापुरुष नंगे बदन अपनी अपनी चारपाइयों से उठ बैठते थे। उठते ही एक दूसरे को देर तक सोते रहने के लिए गाली देने लगते थे। दो में से एक बाप एक होता था, एक बेटा। फिर दोनों, अब मैं थोड़ा ना इसको स्पीड में पढ़ रही हूँ, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ। और बहुत उपन्यास बहुत मोटा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो महीनों लग जाएंगे, ठीक है। दो में से एक बाप होता था, एक बेटा। फिर दो, और क्योंकि देखिए चैनल पे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, टाइम पास करने के लिए तो है नहीं कि धीरे धीरे सुर लगा लगा के पढ़ते रहें। हमें बहुत पढ़ना है, अभी बहुत सारी किताबें हैं और एक से एक बेहतर है। दो में से एक बाप होता था, एक बेटा। फिर दोनों एक दूसरे को जमीन में जिंदा गाड़ देने की बात कहते हुए अपनी अपनी चारपाइयां छोड़ देते और मुख्य विषय से दूर जाकर दो चार अनर्गल बातें कह के अपने अपने काम में लग जाते। बैलों की पूंछ मोड़ता हुआ अब खेतों की ओर चला जाता, दूसरा भैंस चराने के लिए दूसरे के खेतों की ओर चला जाते। छोटे पहलवान इसी तरह से कोई किस्सा खत्म करने के बाद कहते, अपने बाप के मर जाने पर बाबा भोलानाथ बहुत दुखी हुए। छोटे पहलवान की ये बातें शेखी भगाने के लिए नहीं कहते थे, बिल्कुल सच थी। उनका खानदान ही ऐसा था। उनके यहाँ बाप बेटे में हमेशा ही बड़ा घनिष्ठ संबंध चला आ रहा था। प्रेम करना होता तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना होता तो भी एक दूसरे पर लाठी चलाते। जो भी अच्छा बुरा गुण उनके हाथ में था उसकी आजमाइश वो एक दूसरे पे करते थे, यानी बाप बेटा आपस में करते थे। बाबा भोलेनाथ अपने बाप के मर जाने पर सचमुच बहुत दुखी हुए। उनके जीवन में एक रीतापन आ गया। उनके न रहने पर सवेरे से ही किसी से झगड़ा करने के लिए उनका पेट गड़गड़ाने लगा, मुंह में पानी डालने का मन ना होता। दिन भर खेतों पर बैलों की तरह जुत रहने पर भी उन्हें अपच की शिकायत रहने लगी। अब उनके लड़के गंगा दयाल उनके काम आए। कहा भी है कि लड़का बुढ़ापे में आग की ज्योति होता है, तो गंगा दयाल ने एक दिन 17 साल की उम्र में ही अपने बाप भोलानाथ को इतनी जोर से लाठी मारी कि वे वहीं जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें कौड़ी जैसी निकल आई और उनकी आंखों के सामने ज्योति की वर्षा होने लगी। उसके बाद बाप बेटे के संबंध हमेशा के लिए सुस्थिर हो गए। भोलानाथ अपने बाप की जगह पर आ गए और उनकी जगह गंगा दयाल ने ले ली। कुछ दिनों बाद हाथ पांव पीठ में दर्द रहने के कारण उनका अपस तो ठीक हो गया, पर उनके कानों में बार बार साए साए सी होने लगी। शायद कान के पर्दों को फाड़ने वाली गंगा दयाल की गालियां सुनते सुनते उनके कानों में एक स्थायी अनुगूंज बस गई थी। जो भी हो, अब सवेरे सवेरे घर में टुर्र पुर्र करने के लिए गंगा दयाल का पेट गड़गड़ाने लगा। गंगा दयाल के लड़के कुशर प्रसाद छोटू पहलवान के बाप थे। कुशर प्रसाद स्वभाव से गंभीर थे, इसलिए वे गंगा दयाल से व्यर्थ गाली गलौच नहीं करते। तो उन्होंने रोज सवेरे खेतों पर जाने से पहले अपने बाप से झगड़ा करने की परंपरा भी खत्म कर दी। इसकी जगह उन्होंने मानसिक रूप से युद्ध करने का चलन चलाया। बचपन से ही गंगा दयाल को फूहड़ गालियां देने में ऐसी दक्षता प्राप्त हो गई थी कि नौजवान गंजे उनके पास शाम को आकर बैठने लगे थे। वे उनकी मौलिक गालियों को सुनते और उसके बाद उन्हें अपनी बनाकर प्रचारित करते। गालियों और ग्राम गीतों का कॉपीराइट नहीं होता, इस हिसाब से गंगा दयाल की गालियां हजारों कंठों से हजारों पाठांतरों के साथ फूटा करती थी। पर कुशर प्रसाद अपने बाप की इस प्रतिभा से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। चुपचाप उनकी गालियां सुनते रहते और महीने में एक बार उन पर दो चार लाठियां झाड़कर फिर अपने काम में लग जाते। यह पद्धति अपच की पारिवारिक बीमारी के लिए बड़ी लाभप्रद सिद्ध हुई, क्योंकि खानदान में अपच की शिकायत गंगा दयाल के साथ ही खत्म हो गई। कुशर प्रसाद दो भाई थे, एक बड़कऊ और एक छुटकऊ। बड़कऊ और छुटकऊ शांतिप्रिय और निरस्त्रीकरण के उपासक थे। उम्र भर उन्होंने कभी कुत्ते पर भी लाठी नहीं चलाई। बिल्लियां स्वच्छंदता पूर्वक उनका रास्ता काट जाती थी, पर उन्होंने कभी उन्हें ढेला तक नहीं मारा। उन्होंने अपने बाप से गाली देने की कला सीख ली थी और उसके सहारे रोज शाम को सभी पारिवारिक झगड़ों को बिना किसी मारपीट से सुलझाया करते थे। रोज शाम को दोनों भाई और उनकी औरतों में कांव कांव शुरू होता और बैठक रात के 10 बजे तक चलती। इस प्रकार से इन बैठकों का महत्व सुरक्षा समिति की बैठकों का सा था, जहाँ लोग कांव कांव करके युद्ध की स्थिति काफी हद तक टालने में मदद करते हैं। यानी केवल बात होती है ना, युद्ध की स्थिति और बैठकें चल रही हैं।
इस दृष्टि से रोज शाम को कुशल प्रसाद के खानदान में उठने वाले कोहराम को गृह निगाह से देखना प्रतिक्रियावाद की निशानी होगी, पर पास पड़ोस वालों का राजनीतिक बोध इतना विकसित न था। अतः जैसे ही शाम को छुटकाऊ और बड़काऊ की गालियां व हाहाकार, गली के कुत्तों की भूख भाग के ऊपर उठकर शिपालगंज के आसमान में बर्छियां से चुभोने लगता, पड़ोसियों की आलोचना शुरू हो जाती। अब यह कुकहराव आधी रात तक चलेगा। किसी दिन एक फटा जूता लेकर इन पर पिल पड़ा जाए तभी काम बनेगा। इनकी जुबान को संग्रहणी लग गई है, चलती है तो चलती ही रहती है। कुकरहाब कुकरहाब गंजही बोली का शब्द है। कुत्ते आपस में लड़ते और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं, उसी को कुकरहाब कहते हैं। शब्द शास्त्र के इस पेंच को देखते हुए छुटकाऊ और बड़काऊ के वार्तालाप को कुकहराव कहना गलत होगा। सच तो यह कि दोनों सपत्नीक बंदरहाव करते थे। बंदरों की तरह खौं खौं करते हुए एक दूसरे पर झपटते, फिर बिना किसी के रोके हुए अपने आप रुक जाते। अगर उस समय कोई बाहरी आदमी आकर उनकी ओर देखने लगता या शांति की फाख्ते की तरबीज करता, तो दोनों खौं खौं करते हुए उसके साथ एक साथ उसी पर झपट पड़ते। बंदरहाव के ये नियम सभी गंजों को मालूम थे, इसलिए छुटकाऊ बड़काऊ की पारिवारिक बैठकों की समीक्षा छिपे छिपे पीठ पीछे होती थी। उधर वे बैठकर निर्बाध रूप से आधी रात तक चला करती थी। छोटे पहलवान के पिता कुशल प्रसाद अपने भाइयों के वाग विलास को न समझ पाते थे। जैसा बताया गया, वे कम बोलने वाले कर्मशील आदमी थे। रह रहकर चुपचाप किसी को मार बैठना उनके स्वभाव की अपनी विशेषता थी, जो इन आदमियों के जीवन दर्शन से मेल नहीं खाती। इसलिए अपने बाप गंगादयाल के मरने पर कुछ साल बाद वे अपने भाइयों से अलग हो गए, अर्थात बिना बोले लाठी के जोर से उन्होंने अपने भाइयों को घर के बाहर खदेड़ा, उन्हें एक बाग में झोंपड़ी डालकर बाणप्रस्थ आश्रम में रहने के लिए ढकेल दिया और खुद अपने नौजवान लड़के के साथ अपने पैतृक घर में पूरी पैतृक परंपराओं के साथ गृहस्थी चलाने लगे। महीने में एक बार अपने बाप पर लाठी उठाते उठाते कुशल प्रसाद के हाथों को कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि गंगादयाल के मर जाने पर उनके हाथ महीने में दो चार बार सुन्न रहने लगे। लकवा के खतरे को दूर करने के लिए एक दिन उन्होंने फिर लाठी उठाई और छोटे की कमर पर तिरछी करके जड़ दी। छोटे अभी पहलवान नहीं बने थे, पर उनके गांव के पास रेलवे लाइन थी, उसके किनारे तार के खंभे थे। खंभों पर सफ़ेद सफ़ेद इंसुलेटर लगे थे। उनको तोड़ते तोड़ते केवल अभ्यास की बदौलत छोटे के ढेले का निशाना छोटी उम्र में ही अचूक हो गया था। जिस दिन कुशल प्रसाद ने छोटे की कमर पर लाठी मारी, उसी दिन छोटे ने खंभे के सभी इंसुलेटर रेलवे के द्वारा दिए गए पत्थरों से तोड़कर रेलवे लाइन के ही किनारे बिछा दिए थे। लाठी खाकर वे रेलवे लाइन की दिशा में 20 कदम भागे। वहीं से उन्होंने अपने बाप की खोपड़ी को इंसुलेटर समझकर एक ढेला फेंका। बस उसी दिन बाप बेटे में उनके परिवार की सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो गया। फिर तो लगभग हर महीने कुशल की देह पर घाव का एक छोटा सा निशान स्थायी ढंग से दिखने लगा और कुछ वर्षों के बाद वे अपने इलाके के राणा सांगा बन गए। मतलब राणा सांगा के शरीर पे कहते हैं 80 से ज़्यादा घाव थे। छोटे पहलवान के जवान हो जाने पर बाप बेटों ने शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया। अब वे उच्च कोटि के कलाकारों की तरह अपना अभिप्राय छापों, चिन्हों और बिंबों की भाषा में प्रकट करने लगे। उनके बीच में मारपीट की घटनाएं भी कम होने लगी। धीरे धीरे उसने एक रस्म का स्वरूप ले लिया, जो बड़े बड़े नेताओं की वर्षगांठ की तरह साल में एक बार, जनता की मांग हो या न हो, नियमित रूप से मनाई जाने लगी। कुशल प्रसाद के चले जाने के बाद एक आदमी ने चबूतरे के नीचे खड़े कड़का, इसी को कलयुग कहते हैं, बाप के साथ बेटा ऐसा सलूक कर रहा है। आसमान की ओर आंखें उठाकर सिर पर फैली हुई नीम की टहनियों में झांकते हुए उसने फिर कहा, कहाँ हो प्रभु, कब लोगे कलंकी अवतार? कलंकी अवतार नहीं, कल की अवतार, लेकिन व्यंग है इसलिए कल की अवतार को कलंकी अवतार लिखा है। जवाब में आकाशवाणी नहीं हुई, एक कौवा तक नहीं बोला। अब किसी आबाबील ने बीट तक नहीं की। कलंकी अवतार की याद करने वालों का चेहरा गिर गया, पर शनिश्चर ने कुल्हाड़ी के बैंट को परखते हुए तीखी आवाज में कहा, जाओ तुम भी कुशल के साथ चले जाओ, गवाही में जाकर खड़े हो जाना, रुपया धेली वहां भी मिल ही जाएगी। बद्री पहलवान ने मुस्कुराकर इस बात का समर्थन किया। रंगनाथ ने देखा कलंकी अवतार की याद करने वाला व्यक्ति एक पुरोहित नुमा बुड्ढा है, पिचके हुए गाल, खिचड़ी दाढ़ी, बिना बटन का कुर्ता, सिर पर अस्त व्यस्त गांधी टोपी, जिसके पीछे चुटिया निकलकर आसमानी बिजली गिरने से शरीर की रक्षा कर रही थी। माथे पर लाल चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। वह आदमी सचमुच कुशल प्रसाद के पीछे चला गया। शनिचर ने कहा, यही राधे लाल हैं, आज तक इन्हें बड़े से बड़ा वकील भी जिरह करके नहीं उखाड़ पाया। शनिचर के पास एक तमाशबीन खड़ा था। उसने श्रद्धा से कहा, राधेलाल महाराज को किष्टी देवता का इष्ट है, झूठी गवाही सटासट देते चले जाते हैं, वकील टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर राधेलाल की प्रशंसा होती रही। शनिचर और तमाशबीन में लगभग एक बहस सी होगी। शनिचर की राय थी कि राधेलाल बड़ा कांयार, शहर के वकील बड़े भोंदू हैं, तभी वे उसे जिरह में नहीं उखाड़ पाते। उधर तमाशबीन इसे चमत्कार और देवता के इष्ट के रूप में मनवाने पर तुला था। तर्क और आस्था की लड़ाई हो रही थी और कहने को जरूरत नहीं कि आस्था तर्क को दवाई दे रही थी। उसी समय छोटे पहलवान बगल की एक गली से अकड़ते हुए निकले। वैद्य जी के दरवाजे पर आकर इधर उधर ताक झांक की, फिर पूजा चले गए।
सनीचर ने कहा गए पर पहलवान ये पॉलिसी इंसानियत के खिलाफ है। छोटे ने दांत पीस कर कहा इंसानियत की तो ऐसी की तैसी और तुम्हें क्या कहूं। सनीचर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर खड़े हो गए, पुकार कर बोले बद्री भैया देखो तुम्हारा बछेड़ा मुझ पर दुलती झाड़ रहा है, संभालो। वैद्य जी छोटे को देखकर उठ खड़े हुए रंगनाथ से बोले ऐसे नीच का मुंह देखना पाप है, से यहाँ से भगा दो। कहकर वे घर के अंदर चले गए। छोटे पहलवान बैठक के अंदर आ गई। धूप फैली थी। सामने नीम के पेड़ पर बहुत से तोते टें टें कर उड़ रहे थे। चबूतरे पर सनीचर कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। बद्री पहलवान एक कोने में चुपचाप खड़े मुदगर की जोड़ी तोल रहे थे। रंगनाथ वैद्य जी की किसी किताब के पन्ने उलट रहा था। छोटे को लगा के उसके खिलाफ विद्रोह की हवा फैली है। जवाब में वे सीना फुलाकर धचक के साथ रंगनाथ के पास बैठ गए। जबड़े घुमा घुमा कर मुंह के अंदर पहले से सुरक्षित सुपारी की जुगाली करने लगे। छोटे ने रंगनाथ को यूं देखा जैसे उनकी निगाह के सामने कोई भुनगा उड़ रहा। उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया, यह बात है तो मैं जाता हूं। मैं तो बद्री गुरु का घर समझ कर आया हूं। अब तुम ही लोगों की हुकूमत है तो यहाँ पेशाब करने भी नहीं आऊंगा। रंगनाथ ने हंसकर बात को हल्का करना चाहा। कहा नहीं नहीं बैठो पहलवान, दिमाग गर्म हो रहा तो एक लोटा ठंडा पानी पी लो। फिर उसी तरह उखड़ी आवाज में छोटू ने कहा, पानी? मैं यहाँ टट्टी तक के लिए पानी नहीं लूंगा। सब लोग मिलकर चले हैं हमको लुलुहाने। बद्री ने चलो इसी बात पर हम लोग पानी पी लेते हैं ना, गला सूख जाता है ना। काफी स्पीड में मैं आज पढ़ रही हूँ क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग ऐसी बात विशेष है नहीं। बद्री ने अब छोटे की ओर बड़प्पन की निगाह से देखा और एक मुदगर को बाएं हाथ से तोला। देखते देखते मुस्कुराए, बोले गुस्सा तो कमजोर का काम है, तुम क्यों ऐठ रहे हो? आदमी हो कि पायजामा? छोटे पहलवान समझ गए कि उस कोने से उन्हें सहारा मिल रहा। कर दिखाते बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता बद्री गुरु, सभी दमड़ी जैसी जान लिए हुए मुझे लुहाने घूम रहे। कहते हैं बाप को क्यों मारा, बाप को क्यों मारा। लगता है कुसर प्रसाद सिपालगंज में सबके बाप ही लगते हैं, जैसे मैं ही उनका एक दुश्मन हूँ। छोटे पहलवान और भी उखड़ गए। बोले गुरु साला बाप जैसा बाप हो तब तो एक बात भी है। थोड़ी देर सब चुप रहे। रंगनाथ छोटे पहलवान की चढ़ी हुई भौहों को देखता रहा। सनीचर भी अब तक बैठक में आ गया था। समझाते हुए बोला, ऐसी बात मुंह से ना निकालनी चाहिए। धरती धरती चलो, आसमान की छाती ना फाड़ो। आखिर कुसर ने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा। छोटे ने भुनभुना कर कहा, कोई हमने स्टाम्प लगाकर दरखास्त दी थी कि हमें पैदा करो? चले साले कहीं के पैदा करने वाले। बद्री चुपचाप वार्तालाप सुन रहे थे। बोले बहुत हो गया छोटे, अब ठंडे हो जाओ। छोटे अनमने होकर बैठे रहे। नीम के पेड़ पर होने वाली तोतों की टैटें सुनते रहे। आखिर में एक सांस खींचकर बोले, तुम भी मुझी को दबाते हो गुरु? तुम जानते नहीं ये बुढ़ा बड़ा कुलक्षणी है। इसके मारे कहारिन ने घर में पानी भरना बंद कर दिया। और भी बताऊं? अब क्या बताऊं, कहते जीव गंधाती है। आप समझ गए कि बुढ़ा रंगीन मिजाज है। अब ये जो नेक्स्ट दृश्य है 12वां, इसे कल की कक्षा में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे डॉक्टर नगेंद्र की बुक के साथ हिंदी नेटशाला चैनल पर। इसके अलावा हिंदी नेटशाला चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट, कुल मिला के बहुत कुछ उपलब्ध है आपके लिए। तो दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते लिए रहिएगा। आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद।